नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो हमारी ज्योग्राफी है उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका आज लास्ट लेक्चर यानी कि सेकंड चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम बचा हुआ जो हमारा इस चैप्टर का भाग है लगभग उसी सारे पोर्शन को ही हम कवर करने वाले। आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस चैप्टर में हम तटीय मैदानों की बात करेंगे, उसके अलावा द्वीप समूह की बात करेंगे। क्योंकि हम भारत को 5 भागों में बांटकर पढ़ रहे थे और 5 भागों में जो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे वो भारत का ऊपरी हिस्सा, भारत का पर्वतीय भाग पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने भारत के उत्तर के मैदानों की बात की और उसके बाद भारत का जो पठारीय प्रदेश जो है उस पर हमने चर्चा की। पठारीय प्रदेश के बाद आज हम तटीय जो भारत का तट है वी शेप में नीचे की तरफ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है उन तटों की बात करने के बाद आज हम कुछ उसका बचा हुआ भाग जो है उस तटीय मैदान पर चर्चा करने वाले, क्योंकि इससे पहले हम पठार को देख चुके हैं और पठार और तट के बाद द्वीप, ये तीनों एक साथ पढ़े जाते हैं। अगर भारत के इस शेप की अगर हम बात करें तो हमें ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि अब हमें पढ़ना क्या है। भारत का दक्षिणी हिस्सा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और ये जो क्षेत्र बीच का, यहाँ पे जो क्षेत्र है बीच वाला, इस क्षेत्र को हम, बीच का जो क्षेत्र है हमारा, इसको हम पढ़ चुके हैं। और ये जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा पठारी क्षेत्र है, पठारी। और इसके बाद बाकी जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र है तटीय मैदान। कौन सा मैदान? तटीय मैदान। तो ये तटीय मैदान आज हम देखने वाले हैं और इस तटीय मैदान के अलावा ये जो द्वीप फैले हुए यहाँ पे द्वीप, इन द्वीपों पर चर्चा हम करने वाले हैं। अगर हम पूरे भारत को पढ़ते हैं और भारत के निचले हिस्से की बात करते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करते हैं या दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस भारत में आज हम ये देखेंगे, इस भारत के दक्षिणी हिस्से में आज हम ये देखेंगे, मुख्य इस पर बात जो होगी, इसकी रूपरेखा जो तैयार करेगी इस तटीय भाग का, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी यहाँ अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर के बाद अगर कोई इसे समझाने में सहयोग करेगा तो वो होगी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बचपन में मुझे ये याद नहीं हुआ करती थी तो मैं इनकी एक ही ट्रिक रखता था कि ABCD का जो ए होता है वो पहले आता है और बी बाद में होता है, तो मुझे AB से ये याद हो जाती थी। इसमें सिंधु नदी आती है तो कई बार इसको सिंधु सागर के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सागर, यानी हम वो रूपरेखा या वे पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं जिससे हम तटीय मैदान और द्वीप समूह को बहुत आसानी से समझ पाए। इसे सिंधु सागर कहा जाता है, अरब सागर कहा जाता है और ये पहले आता है। और ये जो है एक तरह से पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है ये? पश्चिम घाट। और ये जो क्षेत्र होगा ये पूर्वी घाट होगा। अब अगर हम आगे इसको पढ़ेंगे, जब ये देखेंगे कई बार ये लिखा रहेगा कि पश्चिम तट जो है, पश्चिम क्षेत्र से लेकर, पश्चिम तटीय क्षेत्र से लेकर भारत का पश्चिम तट जो है, पश्चिम तट से लेकर अरब सागर तक है, यानी ये दोनों आसपास ही होते हैं। वैसे ये तो तट है और ये पूरा अरब सागर है, इसके बाद द्वीप शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको हम देखेंगे। कई बार बंगाल की खाड़ी को महोदधी के नाम से भी जाना जाता है। महोदधी, महोदधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ढेर सारे नाम हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे एक एक पे, लेकिन हमें ये बेसिक चीज पता होना चाहिए क्योंकि हमने देखो पर्वत को 4 हिस्सों में बांटकर हिमालय को पढ़ते पढ़ते उत्तर से हम धीरे 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 उतरते हुए हम दक्षिण के इस दरिया दिली तटीय और जो पूर्वी तट और पश्चिम तट या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, अब मैंने अरब सागर पहले बोल दिया, पीछे बोला, और बंगाल की खाड़ी पहले बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उतल पुतल कर दो, अरब सागर पहले आएगा इस तरफ और बंगाल की खाड़ी इस तरफ आएगा।
तो ये आप याद रखें, इसी से ये दोनों चीजें आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि भारत का सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार यानी पानी वाला जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र और द्वीपों वाला क्षेत्र, उस पर चर्चा करेंगे। ये तो हम तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे इस प्रकार से। अब हम द्वीप समूह में क्या पढ़ेंगे? द्वीप समूह बहुत सिंपल है, जैसे कि हम छोटी छोटी बातें करेंगे। इसमें भारत में कुल टोटल 1208 द्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है, छोटा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप तो टोटली 32 किलोमीटर में फैला हुआ है, और जबकि 8,249 के पास अंडमान निकोबार द्वीप जो हमारा है वो इतना बड़ा है। तो अब भारत के बाकी राज्यों का क्षेत्रफल देखें, उसके मुकाबले तो 8,249 अंडमान निकोबार का क्या मायने रखता है? बहुत कुछ भी नहीं रखता। 32 किलोमीटर क्या मायने रखता है? भारत में कोई तहसील जिले का छोटा सा क्षेत्र ही किसी राज्य का हो जाता है, उतना तो पूरा लक्षद्वीप है, सबसे छोटा द्वीप। तो आज इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, और ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, किसी को बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं करना है। दूसरा चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही मस्त तरीके से हो जाएगा। फिर 5 चैप्टर इस बुक में रहेंगे, और हम बहुत शानदार तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ते हुए हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उसी प्रयास में हूं कि एग्जाम तक कैसे न कैसे एक बार कोर्स होए। तो धैर्य से पढ़ते रहिए, और आगे थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आगे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि मैं आ ही रहा हूँ पीछे से, आप थोड़ा थोड़ा आगे देखिए। तो इस प्रकार से देख ही रहिए। तटीय मैदान और द्वीप समूह आज हम देखने वाले हैं, और मुझे आज कमेंट बॉक्स में कमेंटों की भरमार चाहिए। पहले बोल देता हूँ, कमेंटों की भरमार चाहिए कि ये चैप्टर पूरा आपके समझ में आया या नहीं आया, आपको ये याद है या नहीं है कि ट्रांस, मध्य, व्रत, शिवालिक, कैसे बोला है ना, अलग अलग ये हिमालय के पार्ट होते हैं, इसमें ये होता है। कौन सा हिमालय में वनस्पति नहीं होती है, कौन से में होती है, उत्तर के मैदान क्या होते हैं, किस प्रकार से फैले होते हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन सा महत्वपूर्ण है, क्या मेघालय उस तरफ आता है, क्या उसकी राजधानी सिंगोल है, शिलोंग है ना, शिलोंग, क्या उसकी राजधानी शिलोंग है। तो हम कुछ राजधानियां भी याद करते जा रहे हैं, जैसे लक्षद्वीप आज पढ़ेंगे तो हम कवरत्ती इसकी राजधानी जो है उसको साथ याद कर लेंगे। जैसे अंडमान निकोबार का नाम आज हम याद करेंगे तो उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर आज ही हम उसी में याद कर लेंगे। तो ये चीजें हम साथ में लेके चल रहे हैं ताकि हमारा बेस बहुत मजबूत हो जाए। कुछ चैप्टर तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये तो पहला, दूसरा, तीसरा जो चैप्टर है उसका मिला हुआ रूप ही 7वां चैप्टर है। तो इस प्रकार की चीजें भी इसमें देखने को मिलती है। कुछ हमारे बुक के लास्ट में आप देखेंगे कि 20-25 पेज तो ऐसे दे रखे, एक में राजधानियां दे रखी है, एक में केंद्र शासित प्रदेश दे रखे। तो अब राजधानियां दे रखी है तो वो तो हम साथ याद कर ही रहे, लक्षद्वीप की कवरत्ती ऐसे याद कर रहे हैं, मेघालय की शिलोंग, तो आसानी से याद हो जाती है। 5 स्टेट का काम मैंने आपको दिया है कि 5 स्टेट की राजधानी आपको लिखनी है, और उनके नाम मैंने पिछले लेक्चर में बताए, वो आपका काम आपने पूरा नहीं किया है। तो ये चीजें आज हम देखने वाले हैं, भारत के अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं, और तटीय द्वीप जो है उनकी बात हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने पृष्ठभूमि तैयार की अब तक। तटीय मैदान का अर्थ समुद्र वाला तट होता है भाई। क्या होता है? समुद्र का जो तट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? समुद्री तट को ही तटीय मैदान कहा जाता है। अब इसमें 2 चीजें हम देखेंगे, एक तो जलोढ़ के मैदान है। अब भारत में हिमालय पर्वत जो है ना, ऊपर जो दिखाई देता है भारत के ऊपरी हिस्से में, इस प्रकार से वहां ऊपर तो जलोढ़ है नहीं, बाकी जिधर जिधर से नदियां जहां जहां तक पहुंच रही है नदियां, वहां सारे क्षेत्र में ही जलोढ़ मिट्टी रहेगी। तो भारत की जहां से नदियां ज्यादा आ रही है और जहां रुक रही है, या फिर जहां डेल्टा बना रही है, जहां कोई नदियां 2-4 जगह मिल रही है, तो वह हमेशा जलोढ़ मिट्टी होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था लाटे, जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो जल के साथ लोडिंग होके आती है, जल के साथ कंकड़ के रूप में आती है, जल के साथ मिलकर कुछ अवशेष, अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो भूमि को उपजाऊ बना देते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी का काम करते हैं, और वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। तो पश्चिम तट में तो और पूर्वी तट में तो, यानी तटीय भाग, पश्चिम तट और पूर्वी तट क्या बोल रहा हूं मैं, यानी तट को भी 2 भागों में बांटा, इधर वाला और इधर वाला, है ना। तो इस प्रकार से भारतीय तट रेखा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक है। देखो कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, अरे वो यही बता रहा है, ये वही बता रहा है जो हमने पढ़ा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम जो पढ़ गए ना, पृष्ठभूमि तैयार किया आपने, पहले आपने अरब सागर बनाए और फिर बंगाल की खाड़ी बनाई, वही तो हूं मैं। यानी कि ये तो अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, और ये दोनों बन जाते हैं, ये हमारा विषय भारत का प्रायद्वीपीय पठार बन जाता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मैं पश्चिम घाट से लेकर
पूर्वी घाट तक हूं। ये देखो फिर बन गया। कितना आसान है, ज्योग्राफी से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। देखो कितना सिंपल है। ये कह रहा है मैं अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के बीच हूं। कहां ढूंढ रहे हो मुझे? कौन? तटीय मैदान, जिसे समुद्र का तट है। तटीय मैदान कुछ भी नहीं है, समुद्र का तट है ना। ये सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है इससे, है ना। पश्चिम घाट से पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? पश्चिम घाट से पूर्वी घाट, यानी दोनों घाटों के बीच। अब घाट क्या है? जो तट का पॉइंट होता है, जहां घाटीनुमा क्षेत्र बना होता है, उसको घाट कहते हैं। इतना कितना चिंता कर लेते हो छोटी छोटी बात पे, पता नहीं यार घाट क्या हो गया, टेबल पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं एग्जाम में, है ना। जब एक क्वेश्चन आने वाला होता है और नहीं आता है, जब सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। कितना टेंशन लेते हो, बिल्कुल नहीं लेना, है ना। इस क्षेत्र का निर्माण नदी जलोढ़ से हुआ है भाई। मतलब नदी आ रही है, आ रही है, आ रही है भाई। अपने घर का ही जो नाला निकलता है बाथरूम का, आंतरिक प्रवाह वाली नदी, वो धीरे धीरे जहां जाएगी, तो जहां से वो अपना नाला निकल रहा है घर का पानी वाला बाथरूम का, तो वहां बाहर जाके देखना, अगर पाइप नहीं डाल रखा है तो ऐसे जो है मिट्टी जमना शुरू कर देगी साइड में, और वो पानी जाता रहेगा। वो जलोढ़ मिट्टी का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? तो ये तो तट है, यहाँ तो ढेर सारी नदियां आती है। सारी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आती है नदियां। अधिकतर नदियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आके गिरेगी। जैसे सिंधु गिरी अरब सागर वाले क्षेत्र में, इसलिए इसको सिंधु सागर भी कहते हैं। तो सारी गिरती है नदियां, और गिरने के कारण वो मिट्टी आती है तो वो बाहर ही रह जाती है बेचारी, इकट्ठी होती रहती है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र है। इसका निर्माण समुद्री तट के निमजन और निर्गमन के कारण हुआ है। गुरुजी ये क्या आया है भाई? निमजन और निर्गमन क्या होता है? बहुत आसान चीज है। जब पानी बाहर की तरफ जाता है, यूं पानी, समुद्र का पानी बाहर की तरफ जाता है, तो गमन मतलब निर्गमन, पानी बाहर की तरफ गया और वापस आया तो निमजन है। यानी आना और जाना। एक प्रकार से ये तो जवार बाटा वाला काम हो गया। किसका हो गया? जवार बाटा वाला। जवार बाटा क्या होता है? जवार मतलब उठना, बाटा मतलब उठा हुआ पानी वापिस आना। जाना जवार और आना बाटा। तो जवार बाटा बहुत सिंपल है, पानी का समुद्रों से उठना और वापस आना, जवार बाटा। वैसे ही निमजन और निर्गमन है, ठीक है। ये उत्तरी मैदान की तरह उपजाऊ है। उत्तर का मैदान भी उपजाऊ था, तो उसकी तरह ही उपजाऊ है, क्योंकि ये इसमें भी जलोढ़ मिट्टी है। तो यहां तक आपके समझ में, मुझे जहां तक पता आ गया। देखो यहां मैंने इसमें बीच में ये गंदा गंदा नहीं बनाया है, मैंने आपको समझाया है। यहां से यहां तक भारत देखो, अरब सागर और बंगाल, ये पश्चिम घाट और पूर्वी घाट है ना, तो ये आसानी से समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। पक्का बटे काड़ू, सही बता, बढ़ जाए आगे। ठीक है, बढ़ते हैं। केरल में हर वर्ष, केरल में क्या होता है? हर वर्ष एक नौका दौड़ होती है, जिसे ट्रॉफी क्लाम काली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रॉफी क्लाम काली के नाम से नौका दौड़, नावों की दौड़ होती है। इसका आयोजन पुनावदा कयाल में होता है। किस में होता है? पुनामदा कयाल में। ये वहां की जगह है, तो वहां पे इसका आयोजन होता है। यहाँ की नदियां डेल्टा कम बनाती है। कहाँ की नदियां? इस क्षेत्र की, अरब सागर वाला जो क्षेत्र है, वहां की नदियां डेल्टा कम बनाती है। यहाँ की नदियां ज्यादा डेल्टा बनाती है। कहाँ की? बंगाल की। अब देखो बनाओ वापिस वी प्रायद्वीपीय पठार, ये बना दिया साहब, बहुत आसान तरीके से। बताओ इधर क्या आएगा? ए, इधर क्या आएगा? बी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। यानी ये तो है अरब सागर, ठीक है, और यह है बंगाल की खाड़ी। इसे कहते हैं महोदधी, और इसे कहते हैं सिंधु सागर। इसके और ढेर सारे नाम है, मैं अभी आपको टेंशन नहीं देना चाहता। 12वीं क्लास में आओगे ना, आपको इस तरह लपेटने वाला हूं मैं, रात दिन सिर्फ पढ़ाई दिखने वाली है आपको। अगले साल रात दिन आपको पढ़ाई दिखने वाली है। 12वीं क्लास में जो टारगेट लिया है वो इतना शानदार और इतना मस्त लिया है, कोई भी बच्चा 100 से कम नहीं। और ये मुझे आप बताओगे, मेरा वादा पूरा आपको करना है ना, बहुत मेहनत करना आपको। मैं आपसे दुगुनी मेहनत करूंगा अगर आप साथ चलने को तैयार हैं। तो अरब सागर, सिंधु सागर जिसे हम कहते हैं। अब बात हमें पढ़ना क्या है? ये तो डेल्टा कम बनाती है, एक तो डेल्टा कम बनाती है और ये ज्यादा बनाती है। कम कौन बनाता है? देखो कम बनाती है कौन? अरब सागर। ये डेल्टा कम बनाती है
और ये डेल्टा ज़्यादा बनाती है, ये तो ज़्यादा बनाती है और ये कम बनाती है। अब कहीं किसी को ये पता नहीं है कि डेल्टा क्या होता है, तो जैसे ये नदी आ रही है और यहाँ से इस नदी को इस क्षेत्र में जाना है, तो यहाँ इधर से एक और नदी आ रही है, तो ये नदियाँ यहाँ इकट्ठी होकर यहाँ जाने के लिए तैयारी में रहती है और इसमें आकर जाकर गिर जाती है। तो इधर कम नदियाँ आती है, तो अरब सागर में ये नदियाँ इकट्ठी जहाँ होती है फिर समुद्र में गिरने को तैयार होती है, तो वो डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया कि अरब सागर में डेल्टा कम बनते हैं और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा ज्यादा बनते हैं। आगे बढ़े, ये तो हमने तटीय जो हमारा मैदान है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार के नीचे वाला जो भाग है उसकी बात हम कर रहे थे, तटीय मैदान की। अब तटीय मैदान को ही दो भागों में बांटा गया है, एक तो अरब सागर वाला तटीय मैदान, एक बंगाल की खाड़ी वाला तटीय मैदान। लेकिन यहाँ ये नहीं कहकर हम ये कहेंगे एक तो पश्चिम घाट वाला मैदान और एक पूर्वी घाट वाला मैदान, लेकिन हम यहाँ यह नहीं कह के ये कहेंगे एक तो सिंधु सागर वाला मैदान और एक महोदधी वाला मैदान, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहकर ये भी कह सकते हैं कि एक तो कम डेल्टा वाला क्षेत्र और दूसरा ज्यादा डेल्टा वाला क्षेत्र, कैसे भी कह सकते हैं ना, चारों चीजें मैंने बताई है। लेकिन हम बांटेंगे सिर्फ इसी रूप में, एक तो पश्चिम तट है हमारा और एक पूर्वी तट है। भाई तट कितने हैं? तट दो है। तट कितने हैं? दो है, पश्चिम तट और पूर्वी तट। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसको। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान का विकास पश्चिम घाट तथा अरब सागर के मध्य, देखो सारी सिंपल चीजें, पश्चिम घाट यानी पश्चिम में है, दूसरा अरब सागर में है। देखो वही चीज आ रही है जो हमने प्रायद्वीपीय पठार, मैंने शब्द बोला है, कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के नीचे से शुरू होता है, तो कुछ क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का इसमें है, लेकिन हम सिर्फ तटों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार तो इसके बीच में है, यानी जो हमें ये शेप दिखाई दे रहा है इसके बीच का जो क्षेत्र है यहाँ तक तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ मैदान है और यहाँ पर्वत वाला क्षेत्र आ जाता है। तो हम इन तटों की बात कर रहे हैं, इन तटों की, इनकी, बाकी बीच में पठार ही है, सिर्फ इन तटों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है जहां से खत्म हो रहे हैं उसके बाद और द्वीपों के बीच, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप के बीच क्या है? तटीय मैदान। आसानी से याद हो जाना चाहिए आपको, यानी भारत के पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र के बीच क्या है? ये कंफ्यूजन हो गया, कैसे हुआ? नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। देखिए कैसे कहा मैंने कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र और भारत के पठारी क्षेत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है? तो लाडले, आसानी से याद हो जाता है, भारत का उत्तर का मैदान। कौन सा मैदान? उत्तर का मैदान। भारत के उत्तर के मैदान और तटीय मैदान के बीच कौन है? तो भारत का पठारी मैदान। भारत के पठारी मैदान और द्वीपों के बीच कौन है? तो भारत का तटीय मैदान। भारत का अंतिम अध्ययन क्या है? द्वीपों का अध्ययन, दक्षिण में है ना, दक्षिण में अंतिम अध्ययन भौतिक प्रदेश में। भारत के उत्तर में भौतिक प्रदेशों में फर्स्ट अध्ययन क्या आता है? पर्वतों का अध्ययन। बीच में कौन आया था? पठार आया था। कौन आया था? पठार आया था, है ना, पठान मूवी नहीं है, ये पठार है। क्या है? ठीक है, अरब सागर के मध्य हुआ पश्चिम घाट, अरब सागर के मध्य, इसकी चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अरब सागर छोटा है, डेल्टा ही कम बनाता है, देखा हमने, तो चौड़ा भी कम है। तो ये पॉइंट आप याद रख ले माइंड में सीधे सीधे। अरब सागर कहते हैं उसको, सिंधु सागर कहते हैं उसको, डेल्टा वो कम बनाता है, क्षेत्रफल उसका कम है, चौड़ाई उसकी कम है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पश्चिम घाट वो कहलाता है, इसमें प्रभावित होने वाली नदियां अपने मुख पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि जवार नद मुख का निर्माण करती है। यानी इसमें जो भी नदियां आती है वो अपने मुख पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये डेल्टा क्षेत्र बहुत कम है, हमने पहले भी देखा ना, हमने पहले डेल्टा नहीं बनाता, बहुत कम बनाता है, क्योंकि यहाँ की जो नदियां होती है वो जवार नदमुख का निर्माण करती है। यानी कि जो जवार भाटा जब उठा था तो उसका जो क्षेत्र बना था उधर से घुस जाती है, वो डेल्टा बनाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतना ही होता है यहाँ का मामला। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तटीय मैदान में लैंगून की संख्या ज्यादा है। भाई ये झील होती है, क्या होती है? छोटी छोटी झीलें होती है, ये झील। लैंगून का मतलब क्या है? लैंगून का मतलब है भाई साहब झील। क्या भाई साहब? झील है ना। विशेषकर मालाबार तट, कहाँ होती है लैंगून झीलें? मालाबार तट भाई साहब ये केरल में है। कहाँ है ये? केरल में है मेरे लाडले, ये केरल में है। मालाबार तट कहाँ है? केरल में।
तो इस तट में किस तट की बात कर रहे हैं हम? पश्चिम तट की बात कर रहे हैं। और पश्चिम तट जो है लेंगुन की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और ये मालाबार तट के क्षेत्र पर देखी जाती है, केरल वाले तट पर देखी जाती है। केरल से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें स्थित अधिकांश, हम कौन सा पढ़ रहे हैं मुझे ये बताओ, पहले आप एक बार देख लो ताकि आपको नक्शे में मैं कुछ मैप में दिखा दूं। देखो हम ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ये वाला पढ़ रहे हैं और यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब मैं कुछ यहाँ आकृति बना रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि हम ये पढ़ रहे हैं या ये पढ़ रहे हैं? हम ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब नक्शे में आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा, मैंने पहले ही बताया, वो वाला मामला मैंने बता दिया, उल्टा सीधा लगता है मोबाइल में देखने पे। ये पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है? पश्चिमी। इसे सिंधु सागर भी कहते हैं, ये अरब सागर भी है, और ये आप जानते ही हैं, पूरा बता चुका हूं मैं। तो इसमें स्थिति अधिकांश बंदरगाह प्राकृतिक है, यानी कि क्षेत्र भी इसका छोटा, डेल्टा भी कम बनाता है, क्षेत्र भी छोटा है। बंदरगाह भी प्राकृतिक रूप से यानी बने हुए जो ही है, जैसे कि जवार नदमुख जवार भाटा वाला जो क्षेत्र था वहां से नदियां प्रवेश कर जाती है, तो बंदरगाह ही प्राकृतिक बने हुए हैं। बंदरगाह क्या होता है? जहां नाव रुकती है वो क्षेत्र बंदरगाह होता है। इसे पतन भी कहते हैं। ये वो वाला सत्यानाश वाला पतन नहीं है, इसमें तय के ऊपर और तय है, पतन है ना। और इसे हम पोताश्रय कहते हैं, पोताश्रय। ये दादा वाला पोता नहीं है। पोताश्रय का मतलब होता है जहां नाव अपना आश्रय स्थल यानी रुकने की व्यवस्था होती है नाव के, वो पोताश्रय होता है। बंदरगाह भी कहते हैं इसे, है ना। मैं सोचता था पहले ढेर सारे बंदर आके इकट्ठे हो जाते होंगे, है ना, और फिर गाना वाना गाते होंगे, बंदरगाह गा ऐसे लोग कहते होंगे उसको, है ना। ये तो नाव वाला क्षेत्र है, नावें रुकती है, नेविगेशन कहते हैं इसको, नावों के क्षेत्र को, ठीक है। तो ये हमने देखा लेगून मालाबार यानी केरल वाले तट पर देखने को मिलती है, और ये पश्चिम घाट है। इस मैदान में मुख्य 5 भाग है, यानी इस मैदान के कितने भाग है भाई? 5 भाग है। हमने पढ़ा ना, कई चीजों के भाग हमने किए, जैसे कि हमने पठारी भाग पढ़ा, उसके भी 3 भाग कर दिए हमने, किए कि नहीं किए? हिमालय को 4-5 भागों में पढ़ा हमने, उत्तरी मैदान को भी हमने भाग कर करके पढ़ा। तो ये तटीय मैदान बोला मेरे भी भाग कर दो। बोले तेरे कितने भाग करे? बोला आपकी जितनी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बोले एक काम करते हैं, तेरे अंदर अरब सागर भी आता है और बंगाल की खाड़ी भी आती है, तो बंगाल खाड़ी अरब सागर दोनों में 5-5 नाम है, इसलिए हम तेरे 5 भाग कर देते हैं। कितने भाग कर रहे हैं? 5। एक तो कच्छ का क्षेत्र इसमें आ जाता है, एक काठियावाड़ का क्षेत्र इसमें आ जाता है, एक कोंकण गुजरात के नीचे वाला जो क्षेत्र है इसमें आ जाता है। गोवा आप जानते ही हैं 25वां राज्य है भारत का, छोटा सा राज्य है सबसे, ठीक है। तो कन्नड़ का मैदान इसमें आ जाता है, और मालाबार जो केरल वाला हमने पढ़ा था उस तट का मैदान भी इसमें आ जाता है। तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। किसको बांटा गया? 5 भागों में। भारत के पश्चिमी घाट को किसको बांटा गया है? भारत के पश्चिमी घाट को। आगे देखिए, ये लो सा हम इस तरह पढ़ रहे थे, और ये बार बार हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं और ये हमें पढ़ना है। यानी अब हम पूर्वी घाट की बात करेंगे, ठीक है, यानी अब हम बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे, समझ गए? ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का विकास पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य हो रखा है। जहां तक मुझे पता और जिस हिसाब से मैंने इसको सेट किया है पीपीटी को, मुझे ये लग रहा है कि आपके दिमाग में छप रहा है, कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। फिर भी रहता है तो मुझे पूछिएगा और बताइएगा कि वास्तव में आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं चीज़ों को इस तरह से बना के लेकर आ रहा हूँ पीपीटी से, जहाँ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और एक बार वीडियो देखते ही आपको 30% 40% तक तो याद हो जाना चाहिए। क्या ये सच है? जरूर बताना है। पूर्वी तटीय मैदान का विकास पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य हुआ। इसकी चौड़ाई अधिक है। इसकी चौड़ाई क्या है? अधिक है। वो छोटा था तो ये बड़ा है, वो डेल्टा कम बना रहा था तो ये ज्यादा बना रहा है। भाई ये डेल्टा कम बना रहा था तो ये डेल्टा ज्यादा बनाएगा। इसकी चौड़ाई कम थी तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। होगा कि नहीं होगा? बहुत आसानी से याद हो रहा है आपको। ये सारी चीजें एक साथ लिखना है आपको। ये सिर्फ इतना आधा मैप बनाना आपका भारत का। आधा मैप बना के ये जैसे ये वाला क्षेत्र में पढ़ना है, अरब सागर या सिंधु सागर या सबसे कम नदियां गिरने वाला क्षेत्र, कम डेल्टा वाला क्षेत्र, और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र, या फिर पूर्वी घाट का क्षेत्र। ऐसे इसके नाम लिखने, ऐसे उसके लिखने, तो सारी चीजें क्लियर ही हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है। कितने भागों में बांटा गया है क्षेत्र को? सिर्फ पश्चिम घाट को कितने भागों में बांटा गया था?
5 भागों में बांटा गया था, सिर्फ पश्चिम घाट को। ठीक है, यहाँ प्रभावित होने वाली नदियां अपने मुहाने में डेल्टा का निर्माण करती है। मुहाना मतलब जहां से नदी मुंह होता है नदी का, वहां डेल्टा बना लेती है, मतलब ऐसी जगह बना लेती है और पानी इकट्ठा हो जाता है, बस यही डेल्टा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? पूर्वी तट। इस तटीय मैदान में लैंगून की संख्या, देखो झीलें ज्यादा कहां थी? उसमें ज्यादा थी पश्चिम घाट में, तो पूर्वी घाट में क्या होगी? कम। अपोजिट चल रहा है सारा मामला। ठीक है, इस तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाह का विकास कम हुआ। वहां पे क्या थे? प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा थे, तो इधर क्या होंगे? कम होंगे। अरे बहुत मजे वाली चीज हो गई ये तो। यहां पे बंदरगाह कम तो यहां ज्यादा, यहां पे डेल्टा कम तो यहां ज्यादा, ये पश्चिम घाट तो ये पूर्वी घाट। ऐसे आपको बनाना है, इतना सा काम आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान के 3 भाग है। बताओ पश्चिम वाले के कितने थे? 5 थे। अरब सागर वाले के पूर्वी जो पश्चिम तट थे, अरब सागर वाला जो तट था उसके 5 भाग थे। ये बंगाल की खाड़ी वाला है तो सिर्फ बंगाल का ही नाम याद रखना है, 3। ठीक है ना, कुछ भी याद नहीं करना। 5 3 5 3 5 3 5 3, बस इतना ही याद रखना है। ये ऐसे, ये 5 और ये 3। इसका क्या मतलब है? ये क्षेत्र तो 5 भागों में और वो क्षेत्र 3 भागों में। इतना सा सिंपल तरीके से याद रखना। तो ये सारी चीजें यहाँ आ रही है, इस तरफ और इस तरफ। अब 5 कहाँ आएगा? यहाँ। 3 कहाँ आएगा? यहाँ। इतना सिंपल है ये। ठीक है, कौन कौन से हैं? सरकार, कोरोमंडल, तटीय मैदान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तटवर्ती मैदान में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं होती तो बहुत कुछ समझ चुके हैं हम। आगे बढ़े। भारत के द्वीप समूह, यानी हम इतिश्री की तरफ चल रहे हैं, यानी विजयश्री की तरफ हम चल रहे हैं। चैप्टर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा संयम बनाए रखें। भारत के द्वीप समूह की बात हम कर रहे हैं और हमारे देश के पास 1 2 का 4 नहीं है, 1 2 का 8, यानी 1208, यानी 1208 द्वीप है। कितने द्वीप है? 1208। और ये संख्या सभी छोटे 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 द्वीपों को मिलाकर बनाई गई है। अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है और बेचारा लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप है। अरे अंडमान तो सबसे बड़ा है लेकिन लक्षद्वीप सबसे छोटा है। अंडमान 8,249 किलोमीटर में है, जबकि लक्षद्वीप बेचारा मात्र 32 किलोमीटर में है। तो छोटा कौन? छोटा कौन? छोटा लक्षद्वीप। अरे तो फिर बड़ा कौन? बड़ा ये अंडमान निकोबार है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। छोटा ये लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी है कवरती। कवरती कवरती कवरती। कौन सी? कवरती। कितना सिंपल है ना? द्वीप समूह तो बहुत आसान है। ये बस कुछ भी नहीं है, कोई छोटी 1-2 चीज है तो मैं बता दूंगा आपको, बस द्वीप समूह इतना ही और कुछ भी नहीं है। इन द्वीपों के ऊपर भी द्वीप होते हैं छोटे छोटे, ये वो टेंशन की बात है। ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली नहीं है, छोटे छोटे द्वीप होते हैं तो छोटे छोटे ही नाम है। अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे साथियों, और देखकर हम ये देखेंगे आज के इन मुख्य समाचारों के साथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हम कर रहे हैं और ये बर्मा म्यांमार में हिमालय पर्वत के अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। यानी बर्मा म्यांमार जो 1935 में भारत से अलग हो गया, उस म्यांमार की बात कर रहे हैं। और वहां आगे जाकर पानी के अंदर हिमालय चला जाता है। कई बार हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है, लेकिन हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप है वह समुद्र के नीचे पानी के अंदर हिमालय छुपा हुआ था, और हिमालय ने जैसे ही गर्दन ऊपर की और वहां बन गया एक द्वीप, और वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है। बहुत आसान है भाई। पहले तो क्या पढ़ा? हिमालय को अराकान योमा पर्वत म्यांमार में कहते होंगे, मुझे नहीं पता, ऐसे याद रखना है ना। लेकिन अंडमान निकोबार कैसे बना? जैसे हिमालय का रूप पानी में बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला, पहाड़ थोड़ा सा बाहर दिखा, यहाँ 8,249 किलोमीटर में फैला, और वहां जो क्षेत्र बना वहां आराम से घूमिए फिरिए, क्योंकि वो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखिए, इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। रखाइन पर्वतमाला, ठीक है। हिमालय के नाम है अराकान योमा और रखाइन, जो इसको बर्मा, जिसका म्यांमार नाम भी है, कहते हैं।
इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर और यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे ऊपर उड़ती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। क्या ये अरब सागर लिख सकता हूं मैं? नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? द्वीप समूह में अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं और वो उसी क्षेत्र में आता है, इसलिए बंगाल की खाड़ी का नाम आया है। यही पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है और अंडमान निकोबार द्वीप बन जाता है। क्या बन जाता है? 8249, याद रखना, ठीक है ना। तो फिर 32 क्या है ये आपको पता है, मुझे नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? राज्य होते हैं भारत में और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। वहाँ की पुलिस ही सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, या कभी भी अंडमान निकोबार जो पुलिस है वो सीधी सेंटर के काबू में रहेगी। और कभी इसमें मैंने एक लेक्चर में बताया ही है, लेकिन और हम देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में फर्क क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, आप में से कोई जानता है तो बताना। केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसको कह दो, हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं ना। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, छोटा सा है अरब सागर में। किसमें? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। फिर अंडमान कहाँ है? बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। आसानी से याद हो रहा है आपको, जिसके मैप फिट हो गया माइंड में। भारत के नक्शे को देखना घर पे है, नहीं है तो आज गूगल पे देख लेना, लेकिन कल नक्शा लेके आना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये जो शेप बना हुआ है, पढ़ तू पश्चिम घाट और पढ़ तू पूर्वी घाट, पढ़ तू बंगाल और अरब, पढ़ तू मालाबार तट किस में आता, पढ़ तू 5 भाग किसके और 3 भाग किसके हैं। तटीय भाग के टोटल कितने भाग है? 2 है, और 2 भागों के कितने भाग है? 8 भाग है। 8 भाग कौन कौन से? 1 के 3 बना रखे हैं और 1 के 5 बना रखे हैं। इतने जोश और जुनून के साथ इस बार तो 100 का आंकड़ा पार। ठीक है, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बेचारे के पास तो 32 किलोमीटर ही है। कितना है? और लक्षद्वीप की राजधानी तो कंवारी है, वही कंवरती है। क्या है? कंवरती है, ऐसे याद रख लेना है। तो हमने थोड़ा सा बचा हुआ भाग और देखना है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिण का जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है। अरे खुद ही छोटा, और छोटे में भी और छोटा इसने द्वीप बना लिया। खुद ही तो छोटा सा 32 किलोमीटर का द्वीप है, और द्वीप के अंदर एक और द्वीप बना लिया इसने, जिसका नाम है मिनिकॉय। और एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर के आसपास है। बड़ी बात है या नहीं है? 32 किलोमीटर का एक खेत है, उसमें 5 किलोमीटर के अंदर एक कुआं बना हुआ है। कितना अटपटा लगता है ना। उसका नाम याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस कुएं का नाम नहीं याद करना है, मिनिकॉय द्वीप का नाम याद करना है। यानी मिन्नी बिल्ली म्याऊ कहां बैठी है? लक्षद्वीप में बैठी है। किस में बैठी है भाई? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप जो समूह है इसमें और बड़ा द्वीप है जिसका नाम अंडरोट द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर। और ये तो गजब मजली बात हो गई। यही बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा मिनी म्याऊ बिल्ला बैठा है। कौन बैठा है? वो तो बिल्ली थी मिनिकॉय, तो मिनी म्याऊ करने वाली एक और बिल्ला बैठा है, और इस बिल्ला का नाम है अंडरोट। क्या नाम है? अंडरोट। यानी मिनिकॉय और अंडरोट। लक्षद्वीप तो सबसे छोटा द्वीप है भारत का, लेकिन लक्षद्वीप में भी छोटा बड़ा द्वीप है, और मिनिकॉय और अंडरोट नाम से जाने जाते हैं। फर्क तो सिर्फ इतना सा ही है, वो 4.83 और ये 4.98 है। बताओ अंडरोट और मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में। क्या लक्षद्वीप पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है? ना लाडले ना, सबसे छोटा द्वीप है। क्या अंडमान निकोबार द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है? बिल्कुल है। टोटल भारत में द्वीप कहते हैं तो 1 2 का 8 कर दो, 1 2 का 4 नहीं, है ना। तो ऐसे इसको याद करना है। और कितने शानदार अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों की हम चर्चा करेंगे। न्यू मूर द्वीप है, गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, हुगली हुगली गंदी मतलब है नदी के तट पर है। कौन से? न्यू मूर और गंगा सागर 2 द्वीप है जो इस हुगली नदी के तट पर है। किस पर है भाई? हुगली नदी के तट पर। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा में कौन से? व्हीलर द्वीप और अब्दुल कलाम, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। किस नदी पर है? ब्राह्मणी। यहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि ब्राह्मणी पर, और यहां से मिसाइल जो होता है उसको छोड़ने का जो परीक्षण है वो यहां किया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है, मिसाइल परीक्षण कहां होता है? तो उड़ीसा के व्हीलर और अब्दुल कलाम द्वीप पर, व्हीलर और अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है,
आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे यहां पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है। सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? इसरो के अध्यक्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको समझाता हूं। सतीश धवन क्षेत्र जो है, सतीश धवन, ये जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी कहां? हरिकोटा स्थान है। कौन सा स्थान है? हरिकोटा। और ये वैज्ञानिक हुए एक, जिन्हीं के नाम पर है धवन, जो सतीश धवन नाम से। यहां क्या होता है? उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? उपग्रह छोड़े जाते हैं यहां से, उपग्रह। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, उपग्रह को। बहुत प्यारी चीज है उपग्रह ना। ठीक है, यहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? उपग्रह छोड़े जाते हैं यहां से। अब उपग्रह कैसे छोड़ा जाता है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। अब कोई भी किसी भी प्रकार का उपग्रह जो छोड़ा जाता है, वो उपग्रह क्या करता है? सबसे पहले उपग्रह होता है क्या? एक तो ग्रह होते हैं जो 8-7 हमने पढ़े, यम प्लेटों को हटा दिया, 9 थे अब 8 है, वो हमने देखे उस वाली बुक में। लेकिन उपग्रह क्या होते हैं? कुछ ग्रहों के चक्कर लगाने वाले जो होते हैं वो उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, तो वो मानव कैसे बना सकता है? वो तो प्राकृतिक होते हैं। तो प्राकृतिक जो है वो तो बने हुए हैं, लेकिन मानव ने भी बनाना सीखा, और वो कृत्रिम उपग्रह होता है। अब वो रॉकेट के साथ उनको बांधा जाता है और वो रॉकेट के साथ ऊपर चले जाते हैं। अब वो ऊपर जाने के बाद आपको पता, पृथ्वी किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचती है। नीचे जब किसी चीज को खींचती है तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। वैसे आसमान भी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो वहां से खींचता है जहां से उसका गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट होता है, और वो गुरुत्वाकर्षण उसका वहां से स्टार्ट होता है। आप किसी भी पत्थर को ऊपर फेंको, नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चल रहा है। तो वो आसमान का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कहां से शुरू होता है? तो वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर हम दूर जाते हैं, और वो स्थान जो 36,000 किलोमीटर जहां से नापे गए वो आंध्र प्रदेश का हरिकोटा क्षेत्र है। वहां से पृथ्वी से, उस स्थान से हम 36 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं, 36,000 किलोमीटर तक। तो वहां 36,000 किलोमीटर, भाई 36,000 किलोमीटर तक वहां जाते हैं, तो वहां कोई भी चीज जैसे ही जाएगी तो वो ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, वो वहां स्थायी हो जाएगी। अब आप सोचोगे कैसे? क्योंकि आसमान भी खींच रहा है और पृथ्वी भी खींच रही है। जैसे ये कलम है, इसको मैं भी खींच रहा हूँ, कोई दूसरा भी खींच रहा है, तो या तो टूटेगी बीच में से, लेकिन जब तक नहीं टूटेगी ना तो इधर जाएगी और ना इधर जाएगी। वैसे ही वहां स्थापित हो जाता है, और वहां जैसे ही स्थापित होता है तो ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाता है। धीरे धीरे क्या लगाने लग जाता है? चक्कर लगाने लग जाता है। तो फिर बताओ ये महत्वपूर्ण स्थान है या नहीं? ये सतीश धवन के अंदर है। ठीक है, एक छोटी सी बात और है यहाँ पे, पमन द्वीप या रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु में, ये पूछा जाता है रामेश्वर द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु में। तो फिर आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स का, मालाबार तट कहाँ है? और इससे मुझे ये पता चलेगा कि इन बच्चों ने लास्ट तक क्लास को देखा है और हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या देखने वाला है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट, और जैसे हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे और उसके बाद फोर्थ वाले में घुसेंगे तो आपको यूं लगेगा कि अब तो 11th और सिलेबस दोनों होने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले तीसरे चैप्टर के साथ।